हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन। सबसे पहले कंटेंट देखते हैं। कंटेंट के थ्रू हमें पता चलेगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है और किससे रिलेटेड है ये। तो कंटेंट में पहले आता है डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस। इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का इनवर्स या फिर जो उल्टा है। तो जो डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस है उसमें से ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस ऑब्टेन होते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से डेरिवेटिव के में से इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस हम ऑब्टेन कर सकते हैं। एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस है, यानी कि डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस को उल्टा यूज करके हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस ऑब्टेन करते हैं। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, वही रूल्स जो हमें डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस से मिलेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो इस यहां तक के जो हम देख रहे हैं वो इनडेफिनाइट इंटीग्रल का पार्ट है, जिसमें हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स नहीं रहती। इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। यहां से हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स के साथ किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, लिमिट अप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन को किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए वो देखेंगे। फिर डेफिनेशन देखेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल की, देन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल देखेंगे विथ सिंपल प्रॉब्लम्स। देन एरिया अंडर द कर्व, यहां से एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल स्टार्ट होता है, क्योंकि यू में से एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल और इंटीग्रल, ओके। एंड द लास्ट वन इज एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। तो ये दो एप्लीकेशन सब लास्ट में देखेंगे। तो लेट्स सी, फर्स्ट देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस और एंटी डेरिवेटिव। सो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। इफ डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी is equal to f of x, then integration of f of x dx equal to f of x plus c, where c is constant of integration. अब ये कैसे होता है तो मैं ये बता दूं आप लोगों को कि डेरिवेटिव ऑफ f of x plus c अगर हम फाइंड करते हैं, c कांस्टेंट है जहां पे, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और यहाँ पे दो टर्म दिए गए हैं, दो टर्म का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, हर टर्म को डिफरेंशिएट करके। f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x होता है। तो f डैश ऑफ x को कैपिटल f ऑफ x कंसिडर किया गया है कि कोई f ऑफ x फंक्शन होगा कैपिटल f ऑफ x। तो अगर ऐसा है तो कैपिटल f ऑफ x का इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x स्मॉल f ऑफ x प्लस c, ओके। सो जैसे कि सपोज करो साइन x प्लस c, इसका डेरिवेटिव अगर हम फाइंड आउट करें, साइन x प्लस सी, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x और c कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, cos x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या रहेगा, साइन x प्लस सी, ठीक है। सो इसी तरह से सभी इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस हम ऑब्टेन कर चुके हैं, कर रहे हैं, ओके। एक सेकेंड। तो फिर आगे का है डेरिवेटिव ऑफ c 0 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इंटीग्रेट्स इंटीग्रेशन ऑफ f of x विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। जो ये f of x dx हमने देखा यहाँ पे, ये क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको इस f of x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। इसलिए f of x विथ रिस्पेक्ट टू x ये इंटीग्रेशन इंडिकेट कर रहा है। देन इंटीग्रेशन ऑफ dx इज ऑपरेटर इंडिकेशंस इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जो ये इंटीग्रेशन dx है ये ऑपरेटर है इंटीग्रेशन के लिए, जो बता रहा है कि आपको इंटीग्रेट करना है फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। नेक्स्ट इज एग्जांपल, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी, जैसे मैंने बताया इक्वल टू cos x है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी। नेक्स्ट देखते हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पार्ट 1। यहाँ पे बहुत सारे रूल्स है, सो हम वन बाय वन रूल्स देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x इज टू n प्लस 1 प्लस सी, ये होता है n प्लस 1 x इज टू n, सो दैट्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ x इज टू इंटीग्रेशन ऑफ x इज टू n, ये देखिए यहाँ पे जो डी डी एक्स ऑफ x इज टू n प्लस 1 प्लस सी दिया गया है। डेरिवेटिव का फॉर्मूला अगर हम इस ब्रैकेट पे अप्लाई करते हैं, दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, c का डेरिवेटिव 0 होता है, x इज टू n प्लस 1 का n प्लस 1 इंटू
x रेज टू n। तो हमने क्या किया है, ये n+1 जो है, ये n+1 इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया। तो हम लोग अभी x रेज टू n के इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ओके, तो ये रहा x रेज टू n का इंटीग्रेशन, प्रोवाइडिंग दैट n इज नॉट इक्वल टू -1। नेक्स्ट, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस सी 1/x होता है, सो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी होगा। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सी माइनस साइन एक्स, सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स होता है, सो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, ये टेन एक्स होता है, सो टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी और माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, देन डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी कॉट एक्स होता है, सो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी लिखेंगे। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस सी जो है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो स्क्वायर ऑफ सेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट, डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स प्लस सी कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, सो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सो पार्ट 2 रूल्स का, डी डी एक्स ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस सी ये होता है सेक एक्स टेन एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है सेक एक्स प्लस सी। डी डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक एक्स प्लस सी कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, सो दैट्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होगा। सी को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। डेरिवेटिव ऑफ log of cosec x minus cot x plus c is equal to cosec x. So integration of cosec x is log of cosec x minus cot x plus c. ये सारे फॉर्मूलेस आपको पेज पे लिख के और उसको वहां लगाना चाहिए सामने जहां स्टडी करने बैठते हो। डेरिवेटिव ऑफ log of sec x plus 10x plus c is equal to sec x. So sec x का इंटीग्रेशन log of sec x plus 10x plus c होगा। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स होता है, सो ई रेज टू एक्स डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस सी होगा। डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एक्स लॉग ऑफ ए टू द बेस ई इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू ए रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते थे। अब क्या करें, ए रेज टू एक्स के इंटीग्रेशन में लॉग ऑफ ए से डिवाइड कर रहे हैं। ddx of sin inverse x by a plus c is 1 upon under root of a square minus x square. So integration of 1 upon under root of a square minus x square dx equal to sin inverse of x upon a plus c. इसका डेरिवेटिव फाइंड करके आप देख सकते हो, आपको ये आंसर मिलेगा। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी लिखेंगे। नेक्स्ट, अगेन रूल Part 3, derivative of cos inverse x upon a is equal to minus 1 upon under root of a square minus x square. So, an integration of minus 1 upon under root of a square minus x square dx equal to cos inverse of x upon a plus c. Okay. So, next is derivative of 1 upon a tan inverse of x upon a plus c, 1 upon a square x square है, so 1 upon a square x square का इंटीग्रेशन 1 upon a tan inverse of x upon a plus c लिखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ 1 upon a tan cot inverse of x upon a plus c is equal to minus 1 upon a square x square. So integration of minus 1 upon a square x square is 1 upon a tan inverse of cot inverse of x upon a plus c. Derivative of 1 upon a sec inverse of x upon a plus c 1 upon x under root of x square minus a square होता है। So integration of 1 upon x under root of x square minus a square with respect to x is 1 upon it sec inverse of x upon a plus c. Derivative of 1 upon a cosec inverse of x upon a plus c is minus 1 upon x into under root of x square minus a square. So integration of minus 1 upon x under root of x square minus a square is 1 upon a cos inverse of x upon a plus c. Integration of 1 upon a square minus x square dx is 1 upon 2a log of a plus x upon a minus x plus c. ये फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे। इसके डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो।
सबके सब हम इस तरह से लिखे, जरूरी नहीं है। अभी आपको आइडिया आ गया होगा कि इंटीग्रेशन कब हम लिखेंगे, कौन सा फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। सो 1/a² - x² का इंटीग्रेशन 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a², 1/2a log of x minus a upon x plus a plus c. Integration of 1/√ of x² plus a² is log of x plus √ of x² minus x² plus a² plus c. नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ of x² minus a² with respect to x is log of mod of x plus √ of x² minus a² plus c. नेक्स्ट √a² minus x² का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा x अपॉन 2 √a² minus x² प्लस a² अपॉन 2 into sin inverse of x upon a plus c. नेक्स्ट इज √a² plus a² का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा x अपॉन 2 x² plus a² प्लस a² अपॉन 2 log of mod of x x plus √ of x² plus a² plus c. नेक्स्ट इज x² minus a² का इंटीग्रेशन x अपॉन 2 x² minus a² minus a² अपॉन 2 log of x plus √ of x² minus a² plus c. Integration of f of x raised to n into f of x dx is f of x raised to n plus 1 into n upon n plus 1 plus c if n is not equal to -1. f dash of x upon f of x का इंटीग्रेशन होगा log of f of x plus c. अगर f of x का इंटीग्रेशन कैपिटल f of x plus c है तो कैपिटल f of स्मॉल f of ax plus b 1 upon a f of x plus b plus c है, इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ a f of ax plus b dx इक्वल टू 1 upon a f of ax plus b plus c आएगा। जैसे अब अगर साइन एक्स की बात कॉस एक्स की बात करते हैं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। सो कॉस ऑफ एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 upon a इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस बी प्लस सी। तो देखो यहाँ पे अगर ax प्लस बी आ जाता है x के प्लेस पे तो यहाँ भी ax प्लस बी आएगा। जस्ट यहाँ पे हमें 1 upon a से मल्टीप्लाई करना पड़ा इस इंटीग्रेशन को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट मोस्ट वायरस स्टेप टू ऑब्टेन एबल टू राइट योर इंटीग्रेशन इन द फॉर्म। हमारा जो गिवन इंटीग्रैंड है उसे अगर हम f of g of x इंटू जी डैश ऑफ x इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन से उसे डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए कंपोजिट फंक्शन और जो इनर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए लाइक दिस। उसके बाद ही हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। तो हम तब क्या करेंगे इस स्टेप के लिए हम लोग देख रहे हैं तो जो g ऑफ x है इनर फंक्शन उसको हम u सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ u। ओके, और जो g डैश ऑफ x है और dx, ठीक है, g ऑफ x जो है u सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ द साइड तो हमें क्या मिलेगा d डैश ऑफ x इक्वल टू du बाय dx। बोथ साइड x से डिफरेंशिएट किया तो इसमें से क्या मिल रहा है g डैश ऑफ x इंटू dx, इसको हम du से रिप्लेस कर सकते हैं। सो दैट्स वाई हमने इस पूरे को du से रिप्लेस कर दिया। तो अब हमारे पास f ऑफ u du है यानी कि इंटीग्रेट करना है फंक्शन f ऑफ u को विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे। तो ये एग्जांपल हमने इसका सेट किया है cos फंक्शन f है x² gx है तो gx का डेरिवेटिव यानी x² का डेरिवेटिव 2x भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में दिया गया है। सो डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। हम लोग यहाँ पे f cos है और g जो है x² है। सो इट्स डेरिवेटिव ऑफ 2x, ठीक है। सो x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x² की जगह u सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा डिफरेंशिएट करते वक्त जब भी हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो हमें
जो इक्वेशन हम लोग कंसिडर करते हैं उसे डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, ताकि प्रीवियस वेरिएबल और न्यू वेरिएबल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सके, खास करके डी यू एंड डी एक्स। जैसे अगर आप यू सब्सटीट्यूट करते हो तो डी यू डी एक्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के अलावा हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते, इक्वल टू डी यू। ओके, सो दैट्स व्हाई हमें 2x dx जो है इसको du से रिप्लेस करेंगे। अब कॉस ऑफ इंटीग्रेशन जो है कॉस u विथ रिस्पेक्ट टू u साइन u प्लस c आएगा। फिर ही सब्सटीट्यूशन करेंगे हम इसमें, u एक्चुअली क्या है x स्क्वायर है, तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें साइन x स्क्वायर प्लस c मिलेगा इसका आंसर। सो कॉस ऑफ कॉस ऑफ x स्क्वायर 2x dx इसका इंटीग्रेशन क्या मिला हमें फाइनली, साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस c। ओके, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो जहां भी आपके पास इंटीग्रैंड में फंक्शन कंपोजिट फंक्शन और जो कंपोजिट फंक्शन का इनर फंक्शन उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट है, अगर इस तरह का इंटीग्रैंड है तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज करके इजीली उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज यूज करके इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अभी जैसे मैंने बताया तो उनके फॉर्मूलेज हम लोग लिखेंगे। ये चेन रूल के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन जो है, चेन रूल का यूज करके और सब्स्टिट्यूशन यूज करके हम लोग इसके फॉर्मूलेज ऑब्टेन कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज एक्स प्लस बी रेस टू एन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a ax plus b raised to n minus 1 n plus 1 upon n plus 1 plus c if n is not equal to minus 1. Second formula is 1 upon ax plus b dx equal to 1 upon a log of ax plus b plus c. 1 upon x का जैसे इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है, log x plus c। तो x के प्लेस पे ax plus b आ गया, ये हमने देखा था अभी अभी, ठीक है, पिछले दो स्लाइड्स में। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 upon a log of ax plus b plus c। ओके, तो मैं ये इरेज कर रही हूँ। तो इस तरह से ये फॉर्मूला मिलता है हमें। अब हम देखते हैं साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स 1 अपॉन ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन होगा। देन नेक्स्ट इज कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी होगा। टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए लॉग ऑफ सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी होगा, या फिर माइनस 1 अपॉन ए लॉग ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये 1 अपॉन ए साइन लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी प्लस सी है इसका इंटीग्रेशन। से स्क्वायर ऑफ द सेक ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी है। नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं कोसेक स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी, जिसे कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट होता है, सो माइनस 1 अपॉन ए कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी होगा इसका इंटीग्रेशन प्लस सी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। sec of ax plus b into tan of ax plus b, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए sec of ax plus b plus c होगा। sec और tan sec x into tan x का sec x आता है, sec x plus c इंटीग्रेशन होता है। सो x के प्लेस पे अगर ax plus b आ गया तो यहाँ पे देखो चेंजेस क्या हो रहे हैं, 1 अपॉन ए मल्टीप्लिकेशन में आएगा sec के साथ एंड x की जगह ax plus b लिखेंगे। Integration of cosec of ax plus b into cot of ax plus b dx is minus 1 upon a cosec of ax plus b plus c. Cosec of ax plus b का 1 upon a log of cosec of ax plus b minus cot of ax plus b plus c, ये इंटीग्रेशन रहेगा। sec of ax plus b का इंटीग्रेशन 1 upon a log of sec of ax plus b plus tan of ax plus b plus a होगा plus c होगा। e raised to ax plus b का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए e raised to ax plus b plus c होगा।
ए रेस टू कैपिटल ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन 1 अपॉन कैपिटल ए रेस टू कैपिटल ए एक्स प्लस बी अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस ई प्लस सी होगा। जो हमारे फॉर्मुलेज हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के, उसमें x के प्लेस पे अगर ax प्लस बी आ गया तो राइट हैंड साइड में चेंजेस क्या आ रहे हैं, 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और x की जगह ax प्लस बी लिख रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स के साथ हम अभी डील करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल में अभी हम क्या देखेंगे कि फंक्शन लिमिट अप्लाई की गई है तो क्या होगा। सो डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है, इफ y ऑफ x बिटवीन डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f y इक्वल टू f ऑफ x बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b इज, यानी जो कर्व है उसको हमें इंटीग्रेट करना है विद इन द गिवन लिमिट a टू b, ओके, अंडर एन अबोव द x एक्सिस इंटीग्रेट करना है। सो गिवन एज लेट इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज f ऑफ x प्लस c, देन अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि f ऑफ x का इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस c होता है तो डेफिनेट इंटीग्रल f ऑफ x प्लस f ऑफ x dx क्या होगा, वैल्यू ऑफ कैपिटल f ऑफ x प्लस c एट x इक्वल टू b, यानी इसे अपर लिमिट कहा जाता है b को इधर और a को हम लोअर लिमिट कहेंगे, ठीक है। तो जो कैपिटल f ऑफ x प्लस c जो इंटीग्रेशन था स्मॉल f x का, सो हमें वो पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f x फ्रॉम a टू b विल बी वैल्यू ऑफ द कैपिटल x f ऑफ x प्लस c एट x इक्वल टू b, अपर लिमिट पे f ऑफ x प्लस c की वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ f ऑफ x प्लस c एट x इक्वल टू a, यानी कैपिटल f ऑफ x प्लस c की वैल्यू एट लोअर लिमिट पे, ओके। तो अगर हम यहाँ पे इस सॉल्व करते हैं तो f ऑफ x प्लस c की वैल्यू x इक्वल टू b पे क्या होगी, जहां भी x है उसे b से रिप्लेस करेंगे यानी f ऑफ b प्लस c, फिर वैल्यू ऑफ f ऑफ x प्लस c एट x इक्वल टू a क्या होगा, जहां पे a x है वहां पे a सब्स्टिट्यूट करना है, फंक्शन ये फंक्शन है उसकी वैल्यू a पे क्या होगी, जहां x है उसे a से रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ a प्लस c हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होगा f ऑफ b प्लस c माइनस f ऑफ a माइनस c, ओके। अब यहाँ पे हम फिर इसको ये क्या है, प्लस c माइनस c कैंसिल हो गया, f ऑफ b माइनस f ऑफ a बचेगा। सो इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रल हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो इंटीग्रैंड है यानी जिसको इंटीग्रेट करना है जिस फंक्शन को, उसका इंटीग्रेशन उसका इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है, या इंटीग्रेबल होना चाहिए, कहने का मतलब है इंटीग्रेबल है तो डेफिनेट इंटीग्रल डेफिनेटली हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x फ्रॉम a टू b, ठीक है। ये जो हमने लास्ट में ऑब्टेन किया है इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल विथ सिंपल प्रॉब्लम्स। a to b f of x dx, a to b f of t dt. Definite integral is free from the variable, यानी आप वेरिएबल कोई भी यूज करो लिमिट सेम है तो इन दोनों का आंसर सेम है। f ऑफ x को इंटीग्रेट करो, डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करो फ्रॉम a टू b इज सिमिलर एज f ऑफ t का डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करो फ्रॉम a टू b। इसलिए सब्स्टिट्यूशन करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को फिर से रीसब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती डेफिनेट में। a to b f of x dx is minus a to b f of x dx and इंटीग्रेशन फ्रॉम a to a, यानी अगर अपर और लोअर लिमिट सेम है तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या आता है गिवन फंक्शन का, 0, ओके। और यहाँ पे a to b का अगर हमने लिमिट b to a कर दिया तो माइनस साइन आएगा, या फिर कहो जब हमें माइनस ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल हो तो जस्ट हमें माइनस साइन एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जस्ट इंटरचेंजिंग दी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। a to b f of x dx is equal to a to c f of x dx plus c to b f of x dx। ये कब होगा, जब c जो है a और b ए बी इंटरवल का कोई मिड पॉइंट, ए बी इंटरवल का कोई पॉइंट हो, ए बी इंटरवल में बिलोंग करता हो, तो हम इस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। a to b f of x dx from a to b f of a plus b minus x dx, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a to b f of x dx, इसकी वैल्यू सेम होती है जब हम x को रिप्लेस करते हैं सम ऑफ द लिमिट माइनस x से,
ठीक है, तो जो फंक्शन ऑब्टेंड होता है, ठीक है, इसका डेफिनेट इंटीग्रल और जो इनिशियली गिवन डेफिनेट इंटीग्रल ये दोनों सेम होते हैं, तो हम ये प्रॉपर्टी बहुत यूज करते हैं। तो 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसके वैल्यू जो है 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल होती है, मतलब एक्स को हम रिप्लेस करें सम ऑफ द लिमिट माइनस एक्स से, तो भी इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। 0 to 2a f of x dx, इसमें हम 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस x dx इस तरह से हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से देखिए चेंजेस कहाँ कहाँ हुए हैं। लिमिट में दो टर्म बने, लिमिट जो है 0 to a है दोनों का, एक में f of x है इंटीग्रैंड और दूसरे में f of 2a माइनस x है। Properties of definite integral with simple formulas, two parts. 0 to a f of x dx equal to 2 into 0 to a f of x dx if f of 2a minus x equal to f of x. यानी ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये f of 2a minus x f of x के इक्वल है, या फिर ऐसा कहो कि फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है, तब इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। इवन फंक्शन है, सो 2 into इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx लिख सकते हैं। 0 to 2a f of x dx 0 if f of 2a minus x equal to minus f of x, यानी कि फंक्शन अगर ऑड है तो, इवन है तो 0 to 2a को 2 into 0 to a f of x dx लिखेंगे, और ऑड फंक्शन है, फंक्शन गिवन फंक्शन इंटीग्रैंड में जो गिवन है, तो 0 to 2a f of x dx जो उसकी इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। टू पार्ट्स, minus a to a f of x dx equal to 2 into 0 to a f of x dx if f of minus x equal to f of x or it is an even function. Okay, even function minus a to a रहा तो f of x, सॉरी f of minus x equal to f of x, इसको हम अगर इस तरह का सिचुएशन होता है तो हम इसे इवन फंक्शन कहते हैं। ये अबो वाला इवन और नहीं है, ये कंडीशन अगर वेरीफाई होती है तो हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं टू पार्ट्स में, माइनस ए टू ए अगर इंटीग्रेंड रहा तो फंक्शन को हम एग्जामिन करेंगे इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो इसको हम 2 into 0 to a f of x dx भी लिख सकते हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे इन दैट केस अगर f of x इवन है तो, और अगर f of x ऑड है तो माइनस ए टू ए इसका इंटीग्रेशन 0 रहेगा। एरिया अंडर द कर्व, 7 पॉइंट पे आ गए हम। अब यहाँ पे देख रहे हैं एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व मतलब इसका सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। सो सी दैट a to b f of x dx, area under the curve. The area between the graph of y equal to f of x and the x-axis is given by the definite integral below this formula given. For the formula giving a positive result for the graph above the x-axis and negative results for a graph below the x-axis. Above the x-axis रहा ये ग्राफ तो ये देगा पॉजिटिव एरिया, बिलो द एक्सिस रहा तो नेगेटिव एरिया, बट एरिया कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए हम उसे मॉडुलस में लिखते हैं। और यहाँ पे ग्राफ y इक्वल टू एफ इज पार्शियली अबो एक्स एक्सिस पार्शियली रहा, बिलो एक्स एक्सिस पार्शियली रहा, तो नेट एरिया ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द एरिया अबो द एक्स एक्सिस माइनस एरिया बिलो द एक्स एक्सिस। ओके, एरिया अबो द एक्स एक्सिस माइनस एरिया बिलो द एक्स एक्सिस, इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एरिया अंडर द कर्व, find the area between y equal to 7 minus x square and the x-axis between values x equal to minus 1 and x equal to 2. So ये रहा इसका 7 minus x square, इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू आपको 7 मिलेगी, x इक्वल टू 0। तो एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, y इक्वल टू 7 पे, यानी ये रहा, सॉरी
वाई एक्सिस पे ये 0 7 पे इंटरसेक्ट करेगा, और अगर वाई 0 रहा यानी एक्स एक्सिस पे यहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो ये √7 मतलब लगभग 2 के बाद आता है। सो √7 एंड माइनस √7, सो ये हमने यही कंसिडर किया है, ये √7 0 होगा, ये माइनस √7 0 होगा, ठीक है। सो लेकिन हमें किस पे हमें करना है, x इक्वल टू -1, तो ये -2 है, तो ये -1 होगा, ये 1 और ये 2। तो ये एरिया जो येलो शेड में दिखाई दे रही है, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वो लोअर लिमिट जो है, ठीक है, लोअर लिमिट क्या दी गई है, x इक्वल टू -1 और अपर लिमिट है 2, इसके बीच में जो कर्व है 7 - x², उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन का रूल है, जैसे एक से ज्यादा टर्म रहा तो हर एक टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। 7 का इंटीग्रेशन जो है, 7 का इंटीग्रेशन जो है, ओके, हाँ, 7 का इंटीग्रेशन और फिर इस तरह से -1 to 2, ठीक है। 7 का इंटीग्रेशन करेंगे, 7 का इंटीग्रेशन, 7 कांस्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसकी जगह। 7 का इंटीग्रेशन 7x होगा, x² का इंटीग्रेशन x³ होगा बाय रूल, और यहाँ लिमिट हम -1 to 2 अप्लाई करेंगे, दिख रहा है यहाँ पे, ओके। सो 2 पे है इस फंक्शन की वैल्यू अपर लिमिट पे, ठीक है। तो हमने जहाँ x है वहां पे 2 सब्स्टिट्यूट किया, लाइक दिस, ये 2 सब्स्टिट्यूट किया, 7 into 2, और ये 1/3 into 2³ यानी कि 8, ये कैलकुलेट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट -1 पे फंक्शन की वैल्यू। सो जहाँ पे x है वहां पे -1 रखा, जहाँ पे x है वहां पे -1 रखा, सिंप्लीफाई किया, तो ये जो पहला है 14 -8/3, और यहाँ पे -7 + 1/3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें 18 मिलेगा। 18 स्क्वायर यूनिट ये एरिया है दिस अंडर द कर्व, रिक्वायर्ड एरिया है अंडर द कर्व। नेक्स्ट इज एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स। The area between the two curves or functions is defined as the definite integral of one function, say f of x, minus the definite integral of the other function, say g of x. Thus, it can be represented as the following: area between two curves a to b f of x minus g of x dx. Okay, so area between two curves जो है वो कैसा रहता है, ये दो कर्व्स हैं, ये वाला और एक ये वाला, ये एफ ऑफ एक्स समझो, अपर कर्व जो है वो एफ ऑफ एक्स है, लोअर कर्व जो है वो जी ऑफ एक्स है, ये रहा ए और बी, ये ए है और ये बी है। तो एरिया ए टू बी जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बीच में है वो ये रही। तो इसमें कैसे किया जाता है, ये फॉर्मूला कैसे बनता है, एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ये रहा एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, एक मिनट, ठीक है, और एरिया अंडर जी ऑफ एक्स ये रहा अंडर जी ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। तो बाकी जो बची हुई एरिया है दैट इज अ रिक्वायर्ड वन, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम ए टू बी, ये रहा एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम ए टू बी अंडर कर्व एफ ऑफ एक्स, फिर जी ऑफ एक्स के अंडर ए टू बी जो है वो ये रहेगा, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स के अंडर जो एरिया है ए टू बी, ठीक है, ये हम माइनस करेंगे एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम जी टू बी, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ये एरिया बिटवीन दीज टू कर्व मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। इसमें हमें एफ ऑफ एक्स वो कर्व चुनना पड़ता है जो कर्व है वो अबो कर्व रहे,
जी ऑफ एक्स के अबो रहे, ठीक है। यानी दो कर्व्स हैं, इनमें से कौन सा एफ ऑफ एक्स कौन सा जी ऑफ एक्स चुनना है। तो डायग्राम में जो अबो कर्व रहेगा एक्स एक्सिस में देखिए ऐसे, अबो कर्व ये है और बिलो कर्व ये है, तो ये जी ऑफ एक्स होगा बिलो, और एफ ऑफ एक्स कौन सा होगा, अबो वाला कर्व जो है वो एफ ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड एरिया बिटवीन टू कर्व्स। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो केस वन, इस केस वन में हमने ये दो केसेस हैं यहाँ पे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, दो कर्व्स है हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स कर्व है और ये जी ऑफ एक्स कर्व है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स रहेगा और ये एरिया अंडर जी ऑफ एक्स रहेगा। तो जो पूरा ये रेड कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दैट इज अ रिक्वायर्ड एरिया। तो हम लोगों को क्या करना है, और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है फ्रॉम ए टू बी, एफ ऑफ एक्स कर्व पे ए टू बी जो भी वैल्यूज है फंक्शन की वो सारी ए टू बी जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है उससे ज्यादा ही रहेगी, किसी भी पॉइंट के लिए देख लो। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता है कि हमें हमारे पास ए और बी क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड ए और बी क्या है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आप लोग देखोगे जो लोअर पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए रहेगा, जो अपर पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट बी रहेगा। सो इंटरसेक्शन ऑफ जो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास आउट होती हुए दो लाइन्स है, एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी है, इसमें से दिखाई दे रहा है लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी लेना है, ठीक है। तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। सेकेंड केस में क्या है, कंसिडर अनदर केस when two curves f of x and g of x, ठीक है। ये क्या है, a to c जो है f of x अब वो है, g of x बिलो है, यहाँ पे देखिए a to c, और उसके बाद c to b जो है उल्टा है, f of x जो है वो बिलो मतलब लोअर वाला कर्व है और जो g of x है अबो वाला कर्व है, ठीक है। रिक्वायर्ड ए रीजन का अबो कर्व, एक हिस्से में एफ ऑफ एक्स है एक हिस्से में जी ऑफ एक्स है। सो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ए टू बी के बजाय ए टू सी प्लस सी टू बी करेंगे। तो ए टू सी में अपर कर्व कौन सा है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और बी टू सी टू बी में यहाँ पे जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ऐसा आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से इन दोनों केसेस में हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम दो एरिया अंडर टू कर्व्स के लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर का एग्जांपल ले रहे हैं। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रहेगी ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये रहा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दो ग्राफ जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे बाउंडेड बिटवीन टू, तो इन दोनों का बाउंड यानी इन दोनों के बीच में जो रीजन है वो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है, ये रहा। तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें विद इन विच लिमिट हमें फाइंड करना है, और ऊपर से हमें ये देखना है कि एफ ऑफ एक्स, ये कर्व जो है ये एफ ऑफ एक्स है, अब वो कर्व कौन सा, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स, अभी देखो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया गया है, हमें क्या चाहिए वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, इसलिए हम क्या करेंगे अंडर रूट दे देंगे, तो अपर कवर जो है वो कैसा हो जाएगा, रूट एक्स, ओके। क्योंकि हम एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर में हमें क्या चाहिए, वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई दिया गया, तो वाई को जस्ट क्या करना है अंडर रूट कर लो दोनों तरफ, तो वाई इक्वल टू रूट एक्स मिला। अब रूट एक्स क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स है, और लोअर का जो जी ऑफ एक्स है वो क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हमारा जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो हमें दोनों पॉइंट्स दोनों फंक्शन मिल गए। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आगे बढ़ते हैं। सिंस रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन
0 0 and 1 1, here a equal to 0, b equal to 1. रिक्वायर्ड एरिया लाइज बिटवीन, अब देखो ये हमारा एक पॉइंट, एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू इक्वेशन 1 में से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू 4। शिफ्ट करेंगे 0 इक्वल टू एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स, ये इक्वेशन मिलेगी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 ब्रैकेट इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स क्यूब इक्वल टू 1। सो यानी एक्स क्यूब इक्वल टू 1 यानी क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या रहेगी, y क्या है, x स्क्वायर है, यानी 0 स्क्वायर यानी कि 0 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे y इक्वल टू x इक्वल टू 1 पे y क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर यानी 1। तो दो पॉइंट्स कौन से हैं, एक 0 0 है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, ये वाला, और दूसरा पॉइंट क्या है, ये 1 1, सी 1 1, दूसरा पॉइंट 1 1 मिला। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व कौन कौन से, 0 0 एंड 1 1। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो बाउंडेड एरिया है वो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 के बीच में बाउंड करती है। तो हमारा a जो है यहाँ पे 0 रहेगा, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 रहेगा। एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, एफ ऑफ एक्स रहेगा रूट एक्स एंड जी ऑफ एक्स डायरेक्टली गिवन है, जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, सो इस तरह से हमारा एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन टू कर्व फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड चीजें हैं, ए और बी की वैल्यू, देखो ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, सब्स्टिट्यूट की। अब एफ ऑफ एक्स जो है हमने फाइंड किया है, जी ऑफ एक्स हमने फाइंड किया है फ्रॉम द डायग्राम, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, इंटीग्रेट करेंगे रूट एक्स का, एक्स रेस टू रूट एक्स मतलब एक्स रेस टू 1 हाफ। ठीक है, उसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू 1 एंड एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू 1। सो एक्स रेस टू 1 अब एक्स रेस टू n टाइप का है, एक्स रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फ्रॉम 0 टू 1 एंड एक्स स्क्वायर का एक्स रेस टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 फ्रॉम 0 टू 1। तो इंटीग्रेट हो गया, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ प्लस 1 3/2 होता है, सो वैसे ही यहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन किया, 2 प्लस 1 3, सिंप्लीफिकेशन किया, लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 3/2 जो है डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 2/3 हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1/3/2, फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0/3/2 माइनस ये वाला 1/3 जो डिनोमिनेटर में 3 है इसकी वजह से 1/3 इनटू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अपर लिमिट इज 1 क्यूब, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लोअर लिमिट इज 0 क्यूब। सिंप्लीफाई करते हुए हमें मिल रहा है इसका आंसर 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। सो एरिया बिटवीन दीज टू कर्व कितना है, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू ऑल।